নিউজ স্টুডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি রিক। দেখে নিচ্ছে এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবর। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা এবং বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব 30শে জানুয়ারি পাটনায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে হাজির হন। তেজস্বী যাদব জমির জন্য চাকরি কেলেঙ্কারিতে মামলায় ইডির দপ্তরে হাজির হন। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবকেও একই মামলায় 29শে জানুয়ারি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। তাকে প্রায় 9 ঘন্টা জেরা করেছিল ইডি। কোথায় গেলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন? তার খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট এর আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে খবর, বিমানবন্দরেও সোরেনকে নিয়ে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। রবিবার রাত্রিবেলায় চার্টার্ড বিমানে করে রাঁচির সরকারি বাসভবন থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রধান হেমন্ত। ঘটনাচক্রে তার আগে সোরেনকে তলব করেছিল ইডি। তারপরই তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বলে বেশ কয়েকটি সূত্রের দাবি। সেই খবর পাওয়ার পরই সোমবার সোরেনের দিল্লির বাসভবনে যান ইডি আধিকারিকেরা। কিন্তু ইডির দাবি, সেখানে সোরেনের দেখা মেলেনি। টানা 13 ঘন্টা সেখানে তল্লাশি চালালো তারা এবং রাত 10:30 নাগাদ সোরেনের বাসভবন ছেড়ে বেরিয়ে যান ইডি কর্তা। ইডি সূত্রে খবর, সোরেনকে না পাওয়া গেলেও তার বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি নিখোঁজ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিষয়ে কি বললেন আমরা শুনব। स्वाभाविक है, इस राज्य के मुख्यमंत्री है। परसों रात से ही लोग बता रहे हैं लापता है। आखिर राज्य के जो इंटेलिजेंस विभाग है, पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और हम तो चाहेंगे कि भाई राज्य के डीजीपी पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कहीं कोई अनहोनी घटना भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है ना, कि राज्य के लिए संकट का संवैधानिक संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है राज्य में। अब परसों रात से ही राज्य के मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ है, तो इसको क्या मानेंगे। ये तो बड़ी माने क्या बोलते हैं इसको, कि मुख्यमंत्री कहीं भाग जाए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको ढूंढने में पूरी देश भर की पुलिस लगी हुई है। अरे भाई, जवाब देंगे कि वो हम तो अभी तक नोटिस देखे नहीं। अब उन्होंने जवाब किसके ओर से किया? मुख्यमंत्री को नोटिस गया है। हमको कल किसी ने बता रहा था कि शायद सरकार ने लिखा है, सचिवालय ने लिखा है, मंत्रिमंडल सचिवालय ने शायद, जो मुझे जानकारी है, मैंने कोई देखा नहीं है चिट्ठी को। तो मुझे लगता है कि भाई मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप नहीं है। ये आरोप कि उन्होंने नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है, तो केस तो उनके ऊपर है। उनका चिट्ठी तो कोई किसी ने कोई बता नहीं पाया। मैं कल से लोगों को पूछ रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने मेल किया है तो फिर पता चलेगा कि हाँ हेमंत सोरेन कहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन ने तो मेल भी शायद नहीं किया है। मेल तो उनके मंत्रिमंडल सचिवालय, तो यानी एक प्रकार से अफसर लोग उन्हें तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे, ये गलत है, लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। और मुझे लगता है कि बड़ा, इसलिए हमने तो कहा कि भाई कि पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है, जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे उनसे उनको इनाम दी जाएगी। निशिकांत जी को क्या पता है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता, आप किसी को भी पूछिए, किसी को नहीं पता है, उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे।
हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना, डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কি বললেন আমরা শুনবো। उनको साथ दे रही है, उनके लिए भी एक सोचनीय विषय है। हमेशा वो कहते रहे, आपको ध्यान हो कि जब भी ईडी का सम्मान आता था तो ईडी के सम्मान में वो कहते थे कि हम वीर शिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई न कोई गलती की होगी ना आपने, जो आपको डर है कि ये पूछताछ नहीं है। जैसे कल ही लालू प्रसाद जी, आपको ध्यान हो कि उन्होंने साहस दिखाया, वो 10 घंटे तक जो है ईडी के सामने थे। एक 75 साल के आदमी जो है ईडी के सामने थे। आप अपने आप को जवान करते हो, आप अपने आप को मजबूत करते हो। आपको ध्यान हो कि गुजरात में भी जब जब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, जब जब उनको जहां जहां बुलाया गया, एसआईटी में बुलाया, ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, कोई एक भी छोटा सा इंसिडेंट नहीं है जबकि माननीय मोदी जी ने इन एजेंसीज का सामना नहीं किया। हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एजेंसी का सामना करना हमारा कर्तव्य है और नेता के तौर पर हम ये दिखाते हैं जनता को कि हम जो है सहयोग कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे से गायब हो जाना, जो BMW दिखाई दे रही है, जो मेरी जानकारी है विनोद सिंह, जिनके यहाँ की इनकम टैक्स का रेट पड़ा था और जिनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते, कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे। लेकिन सर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बकायदा कह रहे हैं कि टेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा ये है, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पत्र के माध्यम से जो उठाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है। उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। आप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं धनबाद, डीजीपी मुख्यमंत्री मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे पास पत्र है, आज मेरे प्रिविलेज पर झारखंड के मुख्य सचिव को, झारखंड के डीजीपी को, झारखंड के होम सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो नहीं आ रहे हैं और रीजन ये दे रहे हैं कि ईडी की जो जांच चल रही है, क्या आप पूरे ब्यूरोक्रेसी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना ली हो? उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उसको संसद की चिंता नहीं है। कल ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है मुख्य सचिव ने
कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ही ने इस मामले को उठाया लोग माध्यम से और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली आपके टच में है, लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हो रही हैं आप खुद ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सामने आ जाएंगे और तमाम, क्योंकि बार बार आवाज उठ रही है, बार बार सभी पूछ रहे हैं कि एक राज्य का अगर मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर जिससे मैंने लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया, मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2024 में यदि ये केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं होगा। 29 জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইউপিএ এর অধীনে বেআইনি সংস্থা হিসেবে সিমিকে আরো 5 বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ইউএপিএ এর বিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যবস্থা নিয়েছে। এমএইচএ 27 সেপ্টেম্বর 2001-এ সিমিকে বেআইনি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং পরে এটি নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়তে থাকে। সিমি ভারতে সন্ত্রাসবাদ, শান্তি বিঘ্নিত করতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে জড়িত। আইপিসির বিভিন্ন ধারায় সিমি এবং সদস্যদের বিরুদ্ধে অনেক ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে পদক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারকে জিরো টলারেন্স নীতির অংশ। ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুমিত্র ইরানের পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজে জলদস্যুদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। আল নাইমি সোমালিয়ার পূর্ব উপকূলবর্তী যাত্রা করেছে এবং সোমবার সফলভাবে 19 জন পাকিস্তানি নাগরিককে উদ্ধার করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনী একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে সোমালি জলদস্যুদের হাত থেকে ইরানের পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজ এফভি ইমানকে বাঁচানোর পর ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য এটি একদিনের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্ধার অভিযান, যেটিতে সোমালিয়া এবং উপসাগরের পূর্ব উপকূলে জলদস্যু বিরোধী অভিযানে 17 জন ক্রু সদস্য ছিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 30 জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর রাজঘাটে পুণ্যতিথিতে জাতির পিতাকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও মহাত্মা গান্ধীকে তার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ভারত প্রতি বছর 30 জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ দিবস পালন করে। 1948 সালে বিড়লা হাউসে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে নাথুরাম গডসে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন।
ফের সামনে এলো এক আইনজীবীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনা। এদিন বর্ধমান শহর থেকে উদ্ধার করা হলো তার মৃতদেহ। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বর্ধমান পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃতের নাম স্বস্তিক সমাদ্দার। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন। জানা যাচ্ছে গত 21শে জানুয়ারি বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। সেদিন থেকে কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল স্বস্তিকের পরিবারের তরফে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্বস্তিকের সাথে কারোর কোনো শত্রুতা ছিল কিনা বা কোনো মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কিনা জানলে তার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সম্প্রতি গড়ফায় এক মহিলা আইনজীবীর রহস্যময় মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নিউজ টুডে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ।